नमस्कार। चलिए, आज भारतीय संविधान के एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल को समझते हैं। सवाल ये है कि आखिर संविधान के हिसाब से भारत का नागरिक है कौन? तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के पार्ट 2 में। यहाँ आर्टिकल्स 5 से 11, सिर्फ ये 7 आर्टिकल्स हमारी भारतीय नागरिकता की पूरी कानूनी बुनियाद रखते हैं। देखने में तो ये सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं, पर हमारी राष्ट्रीय पहचान का पूरा आधार इन्हीं में छिपा हुआ है। लेकिन हम सबके लिए सबसे जरूरी सवाल क्या है? वो ये है कि यूपीएससी, एसएससी या स्टेट पीसीएस जैसी परीक्षाओं में ये आर्टिकल्स मार्क्स में कैसे बदलते हैं। तो आज का हमारा पूरा विश्लेषण इसी पर फोकस रहेगा। तो देखिए, हम करेंगे क्या? सबसे पहले समझेंगे कि एग्जाम के लिए ये टॉपिक जरूरी क्यों है। फिर इसके पीछे का ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, वो जानेंगे। फिर एक एक करके सभी आर्टिकल्स का मतलब समझेंगे। और हाँ, परीक्षा में पूछे जाने वाले सवालों और जो आम गलतियां होती हैं, उन पर खास ध्यान देंगे। फिर इसे आज के कानून से जोड़ेंगे और आखिर में फटाफट सब कुछ रिवाइज कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। देखिए, एग्जाम के नज़रिए से देखें ना, तो प्रीलिम्स में जो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आते हैं और मेंस में जो कंसेप्चुअल एनालाइज करना होता है, दोनों के लिए ही ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, एग्जामिनर आपकी समझ को टेस्ट कैसे करता है। वो कभी सीधे सवाल नहीं पूछेगा, वो आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को चैलेंज करेगा। जैसे कि भाई, डोमिसाइल और सिटीजनशिप में आखिर फर्क क्या है। और सबसे बड़ा ट्रैप, सबसे बड़ा जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो है संविधान की भूमिका और संसद की भूमिका के बीच का फर्क न समझ पाना। आज हम इन्हीं सब पहलुओं को डिकोड करेंगे। अच्छा, इन आर्टिकल्स को रटने से पहले हमें इतिहास के उस उथल-पुथल वाले दौर में चलना होगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कानून भारत के विभाजन की सीधी प्रतिक्रिया के तौर पर लिखे गए थे। ये जो तारीखें आप लिख रहे हैं, ये सिर्फ डेट्स नहीं हैं, ये लीगल मार्कर्स हैं जो आर्टिकल 6 और 7 के क्यों को समझाती हैं। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है, वो ये है कि संविधान के ये नागरिकता प्रावधान सिर्फ एक दिन के लिए थे, 26 जनवरी 1950। ये उस खास दिन का एक स्नैपशॉट था कि भाई, आज भारत का नागरिक कौन है। सोचिए, संविधान बनाने वालों के सामने कितनी बड़ी चुनौती थी। लाखों लोग बॉर्डर पार कर रहे थे, माहौल बहुत तनावपूर्ण था। उन्हें एक ऐसा कानून बनाना था जो न्यायपूर्ण भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। इसी संतुलन की वजह से ये प्रावधान इतने खास और एक बार के लिए बनाए गए थे। चलिए, अब सीधे मुद्दे पर आते हैं और एक एक करके हर अनुच्छेद के कोर कॉन्सेप्ट को पकड़ते हैं। तो आर्टिकल 5 नागरिकता की आधारशिला है। ये बस इतना कहता है कि 26 जनवरी 1950 को हर वो व्यक्ति भारत का नागरिक होगा जिसका भारत में अधिवास यानी डोमिसाइल था, और इसके साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता हो। अब यहाँ डोमिसाइल शब्द का मतलब सिर्फ रहना नहीं है, इसका मतलब है भारत को अपना परमानेंट घर बनाने का इरादा। ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं आर्टिकल 6 और 7 पर। यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, लेकिन समझिए, ये असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, और वो सिक्का है पार्टीशन। आर्टिकल 6 आसान भाषा में उन लोगों के लिए दरवाजा खोलता है जो पाकिस्तान से भारत आए, तो ये हुआ एक इंक्लूजन का नियम। और वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 7 उन लोगों की नागरिकता खत्म कर देता है जो भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, मतलब ये हुआ एक एक्सक्लूजन का नियम। हाँ, इसमें वापसी का एक छोटा सा रास्ता जरूर था। ठीक है, तो आर्टिकल 8 विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों की बात करता है। आर्टिकल 9 बहुत सीधा है, ये भारत की सिंगल सिटीजनशिप की नीति की नींव है। मतलब अगर किसी और देश की नागरिकता अपनी मर्जी से ली तो भारत की नागरिकता अपने आप खत्म। और आर्टिकल 10 ये एक ब्रिज की तरह है, ये कहता है कि नागरिकता बनी रहेगी, लेकिन संसद भविष्य में इस पर कानून बना सकती है। तो देखिए, आर्टिकल्स 5 से लेकर 10 तक ने 1950 की स्थिति को तो संभाल लिया, लेकिन भविष्य का क्या? इसके लिए संविधान निर्माताओं ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, और वो है आर्टिकल 11, जो शायद इस पूरे हिस्से का सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है। यह अनुच्छेद एक तरह से संसद को नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने का एक ब्लैंक चेक दे देता है। मतलब 26 जनवरी 1950 के बाद नागरिकता कैसे मिलेगी, कैसे जाएगी, इस पर कानून बनाने की सारी शक्ति सिर्फ और सिर्फ भारत की संसद के पास है। ठीक है, अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर
कि परीक्षा में सवाल कैसे बनते हैं और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे हमें बचना है। ये एक क्लासिक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो सीधा कॉन्सेप्ट चेक करता है। पहला स्टेटमेंट कहता है कि संविधान 1950 के बाद की शर्तें बताता है। दूसरा कहता है कि नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत खत्म होती है। सोचिए क्या सही है? और यहीं पर है नंबर 1 ट्रैप। हमेशा याद रखिए, संविधान का पार्ट 2 सिर्फ 26 जनवरी 1950 की एक एंट्री लिस्ट बनाता है, बस एक बार का काम। उसके बाद से नागरिकता से जुड़ा हर नियम, हर कानून संसद तय करती है आर्टिकल 11 से मिली शक्ति का इस्तेमाल करके। इसीलिए पिछला स्टेटमेंट ए पूरी तरह गलत है और स्टेटमेंट बी सही है, क्योंकि नागरिकता की समाप्ति भले ही आर्टिकल 9 के सिद्धांत पर आधारित हो, लेकिन उसे लागू सिटीजनशिप एक्ट 1955 ही करता है। और ये हमें हमारे अगले सेक्शन पर ले आता है कि कैसे ये संवैधानिक प्रावधान आज भी कानूनों के जरिए जिंदा हैं और काम कर रहे हैं। आजकल ओसीआई और नागरिकता के फर्क को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। ये टेबल इसे एकदम साफ कर देता है। देखिए, ओसीआई एक तरह का लाइफ लॉन्ग वीजा है, कुछ आर्थिक अधिकार भी देता है, लेकिन जो राजनीतिक अधिकार है, जैसे वोट देने का अधिकार या कोई संवैधानिक पद संभालने का अधिकार, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास ही हैं। तो द सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसे संसद ने आर्टिकल 11 की शक्ति से बनाया, वही वो कानून है जो आज तय करता है कि जन्म से या वंश से नागरिकता कैसे मिलेगी। और CAA जैसे जितने भी संशोधन हुए हैं, वो भी संसद ने इसी शक्ति का इस्तेमाल करके किए हैं। ठीक है, अब समय है सब कुछ समेटने का। ये हिस्सा क्विक रिवीजन के लिए है, तो पूरा ध्यान यहीं रखिएगा। इन पॉइंट्स को दिमाग में बिठा लीजिए। पार्ट 2 सिर्फ 1950 के लिए था। आर्टिकल 6 और 7 पार्टीशन स्पेसिफिक थे। आर्टिकल 9 सिंगल सिटीजनशिप की बात करता है। और सबसे अहम आर्टिकल 11 जो भविष्य के लिए संसद को शक्ति देता है और जिसका नतीजा है द सिटीजनशिप एक्ट 1955। अच्छा, आर्टिकल्स 5 से 11 को क्रम में याद रखने के लिए इस लाइन को याद कर सकते हैं। डू कम फ्रॉम एंड सेटल इन पार्लियामेंट। डू से डोमिसाइल आर्ट 5, come from Pakistan Art 6 and 7, and say abroad Art 8, settle से termination Art 9, in से in India continuance Art 10 और आखिर में Parliament Art 11। और आखिर में आपकी समझ को परखने के लिए कुछ संभावित सवाल। पहला, क्या संविधान नागरिकता की शर्तों को फ्रीज करता है? बिल्कुल नहीं, आर्टिकल 11 संसद को शक्ति देता है। दूसरा, क्या 1950 के बाद जन्मा हर व्यक्ति आर्टिकल 5 से नागरिक है? नहीं, आर्टिकल 5 एक वन टाइम प्रोविजन था। उसके बाद के जन्म सिटीजनशिप एक्ट से गवर्न होते हैं। और तीसरा, ये सबसे ट्रिकी है, क्या संसद आर्टिकल 9 के होते हुए भी ड्यूल सिटीजनशिप का कानून बना सकती है? सोचिए, इसका जवाब है हाँ, बना सकती है, क्योंकि आर्टिकल 11 उसे नागरिकता से जुड़े किसी भी मामले पर कानून बनाने की ओवरराइडिंग पावर देता है। इन्हीं कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स पर अपनी पकड़ मजबूत रखिए